नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के हैं सेशन नंबर 42 पर। आज के जो हमारे करंट हॉट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीएसए। क्या है आईबीएसए? बेसिकली इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम है ये। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके कितने समिट हुए हैं और भारत के लिए किस तरीके से लाभकारी है, इन पहलुओं पे हम इस पर बात करेंगे। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्लैग। तो 15 अगस्त अभी भी गया है, आज़ादी का जो दिवस है वो अभी भी गया है, तो उसके संदर्भ में हम भारत का जो झंडा है उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड, संवाद इनिशिएटिव। क्या है संवाद इनिशिएटिव? फोर्थ इज वन धन प्रोड्यूसर कंपनीज। फिफ्थ इज काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें कुछ घटना भी हुई है, इस पे देखेंगे। एंड सिक्स्थ इज नवरोज, पारसियों का जो ईयर होता है नवरोज, उसके ऊपर बात करेंगे और ये दूसरे जो नेशंस हैं और भारत में जो इसे सेलिब्रेट किया जाता है उससे किस तरीके से डिफरेंट है, इसको भी जानेंगे। और लास्ट, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी सबसे पहली स्टोरी है आज की, आईबीएसए इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम। बेसिकली क्या है कि भारत ने अभी हाल फिलहाल, इंडिया ने अभी ऑर्गेनाइज किया आईबीएसए का टूरिज्म मिनिस्टर्स वर्चुअल मीट, राइट। 11 और 12 अगस्त को होना था। एक तरीके से आप कह सकते हैं 7वां समिट था ये। इंडिया हैज करेंटली द चेयरमैनशिप ऑफ आईबीएसए। तो अभी हाल फिलहाल इस फोरम की जो चेयरमैनशिप है किसके पास है? भारत के पास है। ये एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। किस किस के बीच में? भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। मुख्य उद्देश्य क्या है? साउथ साउथ कोऑपरेशन और उसके जो आदान प्रदान है उसको प्रमोट करना, राइट। ब्रिक्स को भी एक तरीके से एनहांस करना, इसमें ये भी है। अब बात करते हैं ब्राजीलिया डिक्लेरेशन की। The grouping was formalized and named IBSA Dialogue Forum when the foreign ministers of the three nations met in Brasilia, which is in Brazil, on 6th June 2003. 6 जून 2003 को इन्हीं तीन देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी ब्राजील में और वहां पर उन्होंने ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किया और फिर बोला, घोषणा कर दी कि भैया देखो हम इस तरीके का एक फोरम लॉन्च कर रहे हैं। इसका 5वां आईबीएसए समिट जो है वो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था 2011 में और छठा वर्चुअली हुआ था मार्च के महीने में 2021 में, जिसे होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट ने मतलब उसको होस्ट किया था, राइट। अब आईबी समर क्या है? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है तीनों के बीच में। आईबी समर बेसिकली आईबीएसए यानी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डिफेंस कॉपरेशन को लेके भी। अभी तक इसके 6 एडिशन हुए हैं, द लेटेस्ट वन बीइंग ऑफ द कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका इन अक्टूबर 2018। तो लेटेस्ट कौन सा था? अक्टूबर 2018 में लेटेस्ट था। अब आईबीएसए की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले तो 2003 के ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में तो इसकी उद्घोषणा हुई और 2004 में इसे एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसका जो फंड है, यानी कि गरीबी को और क्या कहते हैं भूखमरी को, इन सबको हटाने के लिए कुछ फंड तो चाहिए ना, कुछ काम तो करेंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो ये सारा का सारा जो फंड है, इन्होंने मिलकर एक फंड बनाया आईबीएसए फंड, और जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की फेलोशिप भी इसमें ले ली गई। द फंड इज मैनेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। Each IBSA member country is required to contribute $1 million per annum to the fund. तो तीन ही तो देश हैं, तीनों को पर एनम $1 मिलियन इसके फंड में इकट्ठा करने की जरूरत होती है और इसको मैनेज करने का काम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन का है। These kind of forums will reform institutions such as United Nations Security Council, क्योंकि ये तीनों ही देश यूएनएससी की परमानेंट सीट में जगह पाने के लिए प्रबल दावेदार हैं, चाहे भारत हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका, right, is a necessary prerequisite to forge consensus behind the principle of economic development among developing countries. India, Brazil and South Africa has serious aspirations to become permanent member of UNSC. तो उस लिहाज से भी ये जो फोरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? आईबीएससी आपको समझ में आया, ट्राइलेटरल है, कब इसकी घोषणा की गई थी, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या है, इस सब पे हमने बातचीत कर ली। आईबी समर, दैट इज द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द थ्री कंट्रीज, इसके ऊपर भी हमने बात की। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। मुख्य एम क्या है? मुख्य एम है देखो भाई, पॉवर्टी को एलिविएट करना, हंगर को एलिविएट करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे और बढ़ाते रहना और साथ ही साथ ब्रिक्स की मदद करना, ब्रिक्स को एनहांस करने में मदद करना। इसको काउंटर करने के लिए नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये जो फॉरम है ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए नहीं है, ब्रिक्स को एनहांस करने के लिए, राइट। और 7th आईबीएसए एकेडमिक फॉर्म 11 से 12 अगस्त, जिसका हाल फिलहाल कॉन्टेक्स्ट में हमने इसकी बातचीत की। आगे बात करते हैं हमारी सेकंड स्टोरी पे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्लैग। तो थोड़ी टाइमलाइन देखते हैं।
देखिए पहला नेशनल फ्लैग विच कंसिस्टेड ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन इज सेड टू हैव बीन होस्टेड ऑन 7th of August 1906। झंडा दिखाऊंगा मैं, 1906 का झंडा आप पहले देखिए, ये 1906 का झंडा है, राइट। दिस इज 1906 फ्लैग एट द पासी बागान स्क्वायर नियर लोअर सर्कुलर रोड इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, नहीं मतलब नाउ कलकत्ता, पहले कोलकाता था। लेटर इन 1921 फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया, उनका नाम आप याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी से मिले और इन्होंने फ्लैग की बेसिक डिजाइन जो है वो दी, कब दी, 1921 में। और इसमें बोला देखिए 2 रेड और 1 ग्रीन बैंड होगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1921 का डिजाइन था जो इन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर दिया। After undergoing several changes, the tricolor was adopted as our national flag at a Congress committee meeting in Karachi in 1931। तो 1931 का फ्लैग ये रहा। काफ़ी सारे मतलब होते हैं ना, काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिलोसफिकल सब कुछ इसमें रखा जाता है, राइट। द इंडियन फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड, ये दिवस भी आपको याद रखना है कि पहली बार जब मिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब 22 जुलाई यानी 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 को ये झंडा जो है मतलब अडॉप्ट किया गया। क्लियर है आपको, राइट। और ये था हमारा फाइनल झंडा जिसे हमने बाद में जाके अडॉप्ट किया। ये जो झंडा था 1907 का, बेसिकली बर्लिन कमेटी ने इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया था और इसको फहराने वाली जो पहली मतलब भारतीय थी वो थी भिखाजी कामा जी, राइट, वो थी। 1970 का ये जो झंडा है ये होम रूल मूवमेंट के दौरान लिया गया था। उसके बाद फिर 1920 पिंगली वेंकैया, फिर 1931 में कराची डिक्लेरेशन में इसको अडॉप्ट किया गया। 1947 में फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 22 जुलाई 1947 को इसे परमानेंटली अडॉप्ट कर लिया गया। क्या इसके रिलेटेड कुछ कानून है हमारे पास? यस, सबसे पहला है द एम्बलम्स एंड द नेम्स एक्ट 1950। क्या कहता है ये एक्ट? इट रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ नेशनल फ्लैग, द कोट ऑफ आर्म्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द ऑफिशियल सील ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द अशोक चक्र। तो इसमें ये सारी बातें की गई है कि आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इन झंडों का इस्तेमाल या फिर प्रेसिडेंट गवर्नर की ऑफिशियल सील, महात्मा गांधी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रधानमंत्री अशोक चक्र, इन सब चीज़ों का कोर्ट ऑफ आर्म्स के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इट प्रोहिबिट्स द desecration of or an insult to the country's national symbols including the national flag, the constitution, the national anthem and the Indian map। तो इन चीज़ों का जो है आप मतलब इनकी इंसल्ट आप नहीं कर सकते, इनका अपमान आप नहीं कर सकते। A person who is convicted for the following offences under the act is disqualified to the contest in the elections to the parliament and state legislature for 6 years। 6 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा अगर आप कोई भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और अगर आपने झंडे या फिर संविधान या फिर नेशनल एंथम या फिर इंडियन मैप, इन सब की अगर आपने अवहेलना की, आपने इनका इंसल्ट किया तो। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इट अलाउड द अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ द ट्राइकलर एज लॉन्ग एज द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ फ्लैग वर बीइंग रिस्पेक्टेड। ध्यान रखना है यहाँ पर। इट मेंशंस दैट द ट्राइकलर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड कैन नॉट बी डिप्ड इन सैल्यूट टू एनी पर्सन और थिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11, ए से लेके के तक। It shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institutions, the national flag and the national anthem। क्लियर है आपको? तो ये छोटी सी टाइमलाइन थी, इतने में इसको आपको कवर अप करना है। भारतीय झंडे के ऊपर अगर कोई भी सवाल आया तो, वैसे सवाल आना तो लाजमी है, आना भी चाहिए, अगर आया तो आप इसे आराम से टैकल कर लेंगे। और ये झंडे मैंने आपको इसके सारे सिग्निफिकेंस बता दिए हैं। चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। द थर्ड स्टोरी इज संवाद इनिशिएटिव। बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने संवाद प्रोग्राम का दूसरा जो फेज है वो लॉन्च कर दिया है। द सेकेंड फेज वॉज लॉन्च ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज एम्ड एट मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर चिल्ड्रन हु आर अबैंडन्ड एंड ऑर्फन, चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग और इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखिए मेंटल जो हेल्थ है ना भारत के अंदर में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इससे मतलब जूझ रहे हैं, राइट। सपोर्ट सिस्टम आपका उतना अच्छा है नहीं, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। अगर आप हंगर इंडेक्स में भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब अगर आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ जो है एक बिगेस्ट आने वाला जो चैलेंज है भारत के सामने है, उनके पॉलिसी मेकर्स के सामने है। और खासकर कोविड-19 के बाद बच्चों पे जिस तरीके का इफेक्ट पड़ा है उसको भी देखते हुए ये अपने आप में काफ़ी मतलब ज़रूरी है ऐसे संवाद जैसे इनिशिएटिव को लॉन्च करना।
Earlier, the government had announced a special PM Cares for Children scheme for all those orphaned due to COVID-19. फिर गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके मना भी किया कि देखो देखो ऐसे ऐसे आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, राइट। फिर वरना तो आप तो कोई भी अडॉप्ट कर लेगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेल देगा इनको। संवाद का बेसिक मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। दिस इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द संवाद। तो काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब ये नाम याद रख लेना आप लोग। इट इज लेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निम्हांस जिसे कहते हैं। इनके मतलब इनके अगर आप देखेंगे इन्फोग्राफिक्स, तो इनके इन्फोग्राफिक जो है बिल्कुल लाजवाब हो। अभी हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ पे निम्हांस को बोला था कि आप इस पे मतलब अवेयरनेस फैलाइए, तो निम्हांस ने उस पर अवेयरनेस फैलाई थी। इट इज़ अ नेशनल, और ये ध्यान रखना है आपको, निम्हांस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर में आता है। इट इज़ a national initiative and integrated resource that works in child protection, mental health and psychosocial care of children in difficult circumstances, education and mental health support to children with special needs, protection and care in the context of adoption. मेंटल हेल्थ स्टेटस की जहाँ तक हम बात करें भारत के अंदर में, तो एक पब्लिकेशन है लांसेट, उसकी एक रिपोर्ट आई थी फरवरी 2020 में, जिसने इंडिकेट किया था 2017 तक के लिए, मतलब 2017 तक के डेटा को उन्होंने मतलब कंपाइल करके फिर अपना रिपोर्ट बनाया था। देयर वर 197.3 million people with mental disorders in India. So this is a huge number. The total mental illnesses were depressive disorder and anxiety disorder. The contribution of mental disorders to the total disability adjusted life years, यानी जिसे DLA-wise कहते हैं, India increased from 2.5% in 1990 to 4.7%, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। The Mental Health Care Act 2017, इसको देखते हुए इसे लाया गया, came into force in 2018 to build the requirements of United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, which India ratified in 2007। ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का ये जो कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, भारत ने इसको 2007 में ही रेटिफाई कर दिया था। तो संवाद इनिशिएटिव में इतना ही। इन्फोग्राफिक के लिए आप इसमें देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑन मेंटल इलनेस, तो काफ़ी बढ़िया है भारत के हिसाब से, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम अपनी अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज वन धन प्रोड्यूसर कंपनीज। तो हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि वो जा रहे हैं सेटअप करने 200 वन धन प्रोड्यूसर कंपनीज भारत के 27 राज्यों में अगले 5 साल के लिए। और इसमें जो खासकर जो इलाके लिए हैं उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, जो नीति आयोग जो चलाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वही वाला, और इन सब को वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे, एंड दैट नॉन एज वन धन प्रोग्राम। वन धन प्रोग्राम को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मुझे नहीं लगता कि इसे उतना डीप में डिस्कस करने की जरूरत है। देखिए वन धन प्रोग्राम की मैं खास बात आपको बताता हूँ, इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 3। इसके 3 उद्देश्य जो हैं वो आपको याद रखना है। पहला क्या है? पहला ये है कि जो ट्राइबल पीपल की जो नॉलेज है, उनकी जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको कंजर्व करना और उसको यूटिलाइज करना, उसको स्प्रेड करना, उसको फैलाना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो ट्राइबल की जो वो नॉलेज है, ट्राइबल पीपल्स की, जो ट्राइबल कम्युनिटीज की वो जो नॉलेज है, धरोहर है, हेरिटेज है, तो एक तो वो ट्राइबल कम्युनिटी भी अपने आप में काफ़ी बूस्ट अप महसूस करेगी, काफ़ी एनकरेज महसूस करेगी, तो उसको तो अल्टीमेटली एक इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट के इस कदम से। दूसरा क्या होगा कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके जरिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जरिए ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स यानी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को खड़े करना, उनके अंदर उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे आगे बढ़ाना। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य आप ध्यान रखना वन धन प्रोग्राम के, राइट। सो इट इज अ मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हमने कल भी बात की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर में। एंड स्ट्रेंथनिंग देम इनटू ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत। It is being implemented by Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, ट्राइफेड। इसमें हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अब बात नहीं करेंगे। इससे जुड़े हुए जो कानून है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। It has given adequate ownership powers for the tribals. It is a very path-breaking act in a sense that for a very first time it is not only recognized that traditional forest dwellers as the legitimate owners of the forest land, but also for very first time made conservation accountable। पैसा भी आपके इसी के अंदर में आ जाता है जो ट्राइबल इश्यूज के साथ मतलब डील करता है। इसके बाद आपके पास वन बंधु कल्याण योजना। इसमें क्या है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार द्वारा से लॉन्च किया गया। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ मतलब, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, ये सारी वगैरह वगैरह, ये सारी काफ़ी ट्राइबल को लेकर तो काफ़ी कुछ बातें हमने बहुत बार की भी हैं,
और सरकार ने भी इस पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। कितने इफेक्टिव हैं आने वाले समय में पता चलेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द बंधन प्रोड्यूसर्स की कंपनीज। आगे बात करते हैं अगली स्टोरी पे एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें क्या हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क हैव बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज सैटेलाइट फोन्स। तो सैटेलाइट फोन्स यूज करने वाला देश का पहला पार्क बना है, विच आर जनरली यूज्ड बाय लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। सैटेलाइट फोन क्या होता है? सैटेलाइट फोन से ये होगा, इसको इसलिए लॉन्च किया कि जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। फ्लड हुआ तो क्विकली रिस्पॉन्ड किया, पोचर्स के लिए खिलाफ क्विकली रिस्पॉन्ड किया। द पब्लिक इज barred from using satellite phones in India. Satellite phones can connect from anywhere as they are directly connected to satellites around the world and do not depend on terrestrial mobile networks as cell phones do. जैसे हमारे में फोन नहीं मिलता तो बोलता ना नेटवर्क नहीं है, सैटेलाइट फोन में ये ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, उसमें नेटवर्क चाहिए नहीं, कहीं भी आप बात लगा सकते हैं, राइट। अब काजीरंगा नेशनल पार्क है क्या? तो 1974 में इसे नेशनल पार्क की उपाधि दी गई थी। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व सिंस 2007। 2007 तक आते आते इसे टाइगर रिजर्व की भी उपाधि दे दी गई। इट वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इसमें जो मतलब बिग फोर स्पीसीज जो यहाँ पर है, वैसे तो ये वन हॉर्न जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो उसके लिए फेमस है, लेकिन इसमें जो बिग फोर स्पीसीज जो यहाँ पर है, एक तो आपका राइनो है, एलिफेंट है, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर है, एशियाटिक वाटर बफेलो है। तो यहाँ पे ये बड़ी 4 प्रजातियां हैं जो देखी जाती हैं, राइट। और 2014 में जो टाइगर कंसेंसस हुआ था उसमें काजीरंगा में लगभग पता किया गया कि 103 टाइगर्स हैं। थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड बांदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका, राइट। जो दूसरे नेशनल पार्क है आसाम के अंदर में, एक तो मानस नेशनल पार्क है, डेब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई और रायमोना। ये भी हाल फिलहाल में जुड़े हैं। आपको मैप दिखा देते हैं, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा मैप है। रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, डेब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई। छठा था रायमोना, 2021 में नोटिफाई हुआ। सातवां था जून 2021 में देहिंग पटकाई। ये दो अभी हाल फिलहाल इस साल के थे, तो इन दो का नाम तो आप याद रखिएगा, और रायमोना एंड देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये था हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम से रिलेटेड। चलते हैं हमारी आखिरी स्टोरी पे एंड दैट इज नवरोज। नवरोज फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 16 अगस्त। नवरोज इज आल्सो नोन एज पारसी न्यू ईयर। पर्शियन में नव का मतलब होता है न्यू और रोज का मतलब होता है दिन, तो नया दिन, जिसका मतलब जो सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में दूसरे जगहों पे, जो दूसरे मतलब ग्लोबली मार्च में से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 200 दिन बाद भारत में सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त के महीने में, क्योंकि यहाँ पे जो पारसी लोग हैं वो शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। कि कौन से कैलेंडर को? शहनशाही कैलेंडर। और भारत में जो नवरोज है उसको जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्शिया के किंग थे जमशेद, मतलब पर्शिया के किंग थे ये, तो उनके नाम से भी यहाँ जाना जाता है। द किंग जमशेद इज क्रेडिटेड विद हैविंग क्रिएटेड द शहनशाही कैलेंडर। इंटरेस्टिंगली इन इंडिया पीपल सेलिब्रेट इट ट्वाइस अ ईयर। तो खास मतलब फन फैक्ट ये है कि भारत इसे 2 बार जो है ना साल में सेलिब्रेट करता है, भारत की जो पारसी कम्युनिटी है। First according to the Iranian calendar and second according to the Shahnshai calendar, which is followed by people here and in Pakistan. The festival falls between July and August. The tradition is observed by Iranians and Zoroastrian. इनमें डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको कभी किसी और सेशन में कि Iranians और Zoroastrian में क्या है around the world. Nowruz was inscribed in the list of UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity of India in 2009. इस लिस्ट को भी हमने देखा था, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसमें 7-8 मतलब भारत की तरफ से ऐड हुए थे, तो नवरोज भी जो है इस लिस्ट में इंस्क्राइब्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम नवरोज। चलते हैं अब एमसीक्यूज की तरफ। कल के जो हमने सवाल लिए थे उसके एमसीक्यूज की जो आंसर है वो देने की मतलब उनको आंसर करने का जो है टाइम आ गया है। पहला सवाल था हमारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इससे रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट थे। दिस स्कीम विल रिप्लेस द नेशनल हेल्थ मिशन, ये गलत है। नेशनल हेल्थ मिशन को ये रिप्लेस नहीं कर रहा है, विल गिव एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन, ये उसमें ऐड हुआ है, रिप्लेस नहीं किया है इसने। द टारगेट एंड द साल्स अंडर द स्कीम आर टू बी अचीव्ड बाय द फाइनेंशियल ईयर। ये रहा लिंक, ये रही, आप लिंक पे जाके, हमने लिंक भी लगा दिया है, लिंक पे जाके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिंक को अपने दूसरे टैब में अगर खोल लेंगे लैपटॉप में तो आपको पूरा ये आर्टिकल वहाँ पे मिल जाएगा इस चीज से जुड़ा हुआ। Recently, a wildfire destroyed the vast areas of pine forest in island of Avia.
तो आइलैंड ऑफ एरिया कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन ग्रीस, और ये है उसके लिंक, आराम से पढ़िए और बिल्कुल शांति से आंसर करिए, पेपर में सक्सेसफुल रहिए। द गडाबा, परोजा एंड ओमांतेया ट्राइब्स बिलोंग्स टू उड़ीसा। द हिंदू की एक खबर थी, आप इसमें देख सकते हैं, ये लिंक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। आज के 3 सवाल आपके लिए लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में पहला सवाल है, 3 इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट थ्रेड में पूरा पार्टिसिपेशन दिखाइए। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, इसकी गारंटी मेरी है। विद रेफरेंस टू एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, ये कुछ स्टेटमेंट है जिसे आपको ध्यान देना है, पढ़िए आराम से, क्या सही होगा जरूर बताइए, अपने आंसर को लॉक कीजिए। पीएम दक्ष स्कीम अभी हाल फिलहाल जो है न्यूज में देखी गई, इसे इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ये तीसरा सवाल है आपके लिए। हम इस तरीके से मिलते रहेंगे अगले सेशन में। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दोस्तों को जितना हो सके बताते रहें। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और उसके कटिंग एज देने के लिए। राइट, हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।